ओके. गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी. सो एक्सरसाइज नंबर 9.4 डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा चल रहा है. राइट. हम सॉल्यूशंस और डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं. जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं ना. तीसरा तीसरा पार्ट है, पार्ट 3. अच्छा, दो पार्ट्स में क्या डिस्कस हुआ? पार्ट 1 में डिस्कस हुआ कि हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस. पार्ट 2 में डिस्कस हुआ हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस. और पार्ट 3 का मोटो क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना. हालांकि वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी थोड़ी पार्ट 2 में भी आ चुकी है, छोटी मोटी दो क्वेश्चंस कर लिए अपन ने. यानी कि इन द प्रीवियस टू पार्ट्स वी हैव कवर्ड क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर व्हाट 17, राइट. नो नो, 16 तक किए हैं अपन, नहीं. 6 7, हाँ 16 तक किए हैं. 17 करना, 17 से आज अपने को स्टार्ट करना. सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 17. लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 17. यहां से देखोगे, वहां से, यहां से. ओके. चलो, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. गिवन दैट, तो उसको स्विच ऑफ कर दो स्क्रीन को अगर जरूरत नहीं पड़ रही तो. गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point. ठीक है, क्या कह रहा है? 17 एंड 18 क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन, एक्चुअली सारे क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं 17 18 19 20 21 जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक लास्ट एमसीक्यू को छोड़ दे, तो वो आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखा था अपन ने, चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर प्रीवियस बुक, है ना, बिफोर हाफ एलिस. तो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हैं. लाइक क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 रिलेट करता है आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट से. किससे रिलेट करता है? एक्सरसाइज नंबर 6.3. 6.3 स्लोप ऑफ टेंजेंट था. और बचे हुए जो क्वेश्चन है 19 20 21 22, एक लास्ट को छोड़ दें, तो वो रिलेट करते हैं 6.1 से रेट ऑफ चेंज. तो दोनों के दोनों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेट करते हैं. तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, राइट. चलो, अब ध्यान से सुनो. एक कर्व है बेटा. पहले एक रफ फिगर इसका मैं एज्यूम करता हूँ. लेट्स से इसका मैंने रफ फिगर एज्यूम किया. एक कर्व है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, 0, -2 से. ठीक है ना. ये कर्व है, लेट्स. ठीक है ना. एक पॉइंट से तो वो पास कर रहा है, यानी कि ये तो हो गया वो पॉइंट जिससे वो पास कर रहा है, 0, -2. अब इस पर कोई भी पॉइंट x, y, है ना, कोई भी पॉइंट, एक जनरल पॉइंट ले लिया, x, y ले लिया. इस जनरल पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इस जनरल पॉइंट पे पहले टेंजेंट सोचूंगा मैं. तो लेट्स से कि इस जनरल पॉइंट पे टेंजेंट क्या होती है, समझते हो सब लोग, कि एक ऐसी लाइन जो छू के निकल जाए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके, वही तो होती है टेंजेंट, है ना. तो ये टेंजेंट हो गई. इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप इक्वल है द, नहीं, प्रोडक्ट, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. इस पॉइंट पर आपको, आपने सीखा है ना कि स्लोप हर एक पॉइंट पे अलग अलग आता है. स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या आता है? अलग अलग आता है. इस पॉइंट पे जो स्लोप है, उस स्लोप का, और इसी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट, इसी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट और इसी पॉइंट के पर बने हुए टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट इसी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है. ये पूरी लाइन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के देगी. ये जो लाइन है ये आपको क्या देगी? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिससे आप एक जनरल सॉल्यूशन निकाल पाओगे. जनरल सॉल्यूशन में तो सर सी भी आ जाएगा, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए बैठा है ना वो पॉइंट. ये पॉइंट एक्चुअली जो पहली इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए दी है. दूसरी इंफॉर्मेशन आपको जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए दी है. समझे क्या? ठीक है भाई. ये कर्व अगर इस पॉइंट से पास करेगा, तो इस कर्व की जो भी जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन बनेगी उसमें इसको पुटअप कर सकते हैं. पुटअप करके वो सी एलिमिनेट हो जाएगा. इज दिस क्लियर? समझ आ गया? यानी सेकेंड लाइन विल हेल्प टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट लाइन विल हेल्प टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन. ओके, स्टार्ट करें फाइनली. ओके. तो देखो, मुझे एक चीज बताना, क्या कह रहा है ये. इसको पहले बने रहने दो. हम्म, इसको भी अब बना दो, है ना. आपकी शीट में इसको भी बनाओ, ताकि आप जब भी रिवाइज करो तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या हमारे साथ, है ना. अगले दो क्वेश्चंस में तो एटलीस्ट बनाओ. फिर रेट ऑफ चेंज में शायद से नहीं बनाएंगे. बाकी स्लोप ऑफ टेंजेंट में तो अपन ने उधर भी बनाए थे सारे क्वेश्चंस के. शॉर्ट में ही रफली ग्राफ बना दो, है ना. चलो बनाते हैं. ओके. तो लेट से ये तो है वो टेंजेंट, ये तो है वो टेंजेंट, है ना. और ये वो पॉइंट है जहां से कर्व गुजर रहा है. लेट्स से, ठीक है, नीचे कर देंगे उसको, है ना. यहाँ से कर्व गुजर रहा है. ठीक है, अज्यूम कर लेना थोड़ा सा, है ना. ओके.
सो लेट्स डिनोट द थिंग्स, लेट्स से कि ये पॉइंट तो है जहां पे टेंजेंट जो यहाँ पे स्लोप बना रहे हैं हम, वो तो पॉइंट है एक्स कोमा वाई, उसी ने कहा है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और गिवन है जहां से ये कर्व पास हो रहा है, वो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, 0,-2, 0,-2, यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हियर इट इज गिवन दैट, अब वो 0,-2 का जिक्र अभी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि 0,-2 तो कब हेल्प करेगा आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का काम तो बहुत एंड में है, पहले तो जनरल सॉल्यूशन की तो बात करेंगे ना हम। तो 0,-2 का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे हम, लिखते हैं हियर इट इज गिवन दैट, लेट्स से इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं, इसको तो ले लेता हूं मैं ए, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं पी, ठीक है ना। इट इज गिवन दैट अ कर्व, a curve passes through a general point, passes through a general point, एक्स कोमा वाई जो पॉइंट होता है वो जनरल पॉइंट होता है, उसके सारे पॉइंट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोमा वाई, ठीक है। सो अगर मुझे ये गिवन है, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पासिंग थ्रू पॉइंट, passing through P x comma y is given by, is given by, ठीक है ना। क्योंकि इस कर्व पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट टेंजेंट्स बन सकते हैं, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, लेकिन इस पी पॉइंट से पास थ्रू, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, पी, है ना, जिसको अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते थे क्लास 10 तक, याद है। तो यहां से निकलने वाला जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो याद है थोड़ा सा, क्लास सॉरी चैप्टर नंबर 6 में, एक्सरसाइज थर्ड 6.3, कैसे अपन स्लोप निकालते हैं, इस कर्व का डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट, क्योंकि डेरिवेटिव हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देता है ना, इस पॉइंट पे कर्व का डेरिवेटिव। तो देखो एक काम करते हैं, ये जो कर्व है ना, इट इज गिवन दैट कर्व, इस कर्व को मैं y एज ए फंक्शन ऑफ x मानना पड़ेगा बेटा ना, सुनो, ये जो कर्व है इसको एक बार के लिए y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x मानना पड़ेगा, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। ये फिट करो बीच में, कर लिया। उधर भी कहीं नोट डाउन कर लो कि इसकी इक्वेशन है, लेट से इसकी इक्वेशन है क्या, हम्म, इस कर्व की इक्वेशन है लेट से y इक्वल टू एफ एक्स, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है ना। तो अगर इस कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। मैं क्यों लिखा हूं y इक्वल टू एफ एक्स है, क्योंकि डेरिवेटिव तो तभी पता चलेगा ना जब कर्व का पता चलेगा कि कर्व में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और y x का एक फंक्शन है। तो फिर इस कर्व के डेरिवेटिव क्या बनेगा, डी वाई बाय डी एक्स, और वो भी पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट x कोमा y। तो इज गिवन बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट p x1 इज गिवन बाय, याद करो स्लोप को अपन m से डिनोट कराते थे, किससे डिनोट कराते थे, m, और उसकी वैल्यू होती थी डी वाई बाई डी एक्स। अगर कर y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो वैल्यू क्या होती थी उसकी, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x कोमा y, बोलो ये करते थे अपन, m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट x कोमा y, यही करते थे, यही करते थे। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है कि इस डेरिवेटिव के y कोऑर्डिनेट और इस स्लोप m का प्रोडक्ट x कोऑर्डिनेट x के बराबर, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो जब गिवन है वो लिख देता हूं, नाउ इट इज गिवन दैट, now it is given that, now it is given that product of product of slope and product of slope and y coordinate है ना, product of slope and y coordinate इक्वल टू x coordinate, इज इक्वल टू x coordinate, ये गिवन है हमको, इज इक्वल टू x coordinate, दैट इज मैथमेटिकली लिख रहा हूं मैं, दैट इज स्लोप क्या है m इंटू y कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो y है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x ही है,
तो m इंटू वाई इक्वल टू एक्स, ये एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई, एज पर द क्वेश्चन ये गिवन इन्फॉर्मेशन हो गई। m इंटू वाई इक्वल टू एक्स, बोलो m क्या है, m क्या है, dy बाय dx, ठीक है ना, इंटू वाई इक्वल टू एक्स। ये बन गई भाई साहब आपकी क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी आपको तलाश थी। इसमें वेरिएबल सेपरेट करके आप इस कर्व की इक्वेशन बना सकते हो, जनरल इक्वेशन बना सकते हो, और फिर पॉइंट से पास कर रहे हैं वहां से पर्टिकुलर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो बोलो वेरिएबल सेपरेट कर दूं, वेरिएबल सेपरेट कर दूं दैट मीन्स dx को मैं क्या ले जाऊं, वहां पे ले जाऊं। तो इट विल बी लाइक y dy इक्वल टू x dx। हाँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता तो ये dy बाय dx नहीं होता, ये इसकी जगह -1/dy/dx होता। हाँ, इक्वेशन बनानी पड़ती, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं। इक्वेशन अब तक गिवन थी, अभी इक्वेशन बनानी पड़ रही है। पहले गिवन पॉइंट से इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन बना के उसके बाद फिर उसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए। काम तो वही करना है, काम तो हमको वही करना है, बट ये है कि हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली दे रहा था वो डायरेक्टली ना देके हमको बनानी पड़ रही है, बस डिफरेंस इज दिस। ओके, समझ गए, ठीक है ना। तो y dy इक्वल टू x dx। नाउ व्हाट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स जो अपन करते आए। तो इंटीग्रेशन दिस, वेरिएबल सेपरेट तो सही कर दिया हमने। ओके, चलो बोलो y dy, y का डेरिवेटिव क्या, y का इंटीग्रल क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू y, y² बाय 2, और इधर क्या होगा x² बाय 2, और सब कुछ हो चुका है तो प्लस c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, ठीक है, तो इसको मैं जनरलाइज फॉर्मूला 2 से 2 काट के क्या लिख सकता हूँ, y² इक्वल टू x² प्लस c। ठीक है, तो ये बन गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये क्या बन गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन। लेकिन मुझे तो पर्टिकुलर वो कर्व चाहिए, उस कर्व की इक्वेशन चाहिए, पर्टिकुलर मुझे तो वो कर्व की इक्वेशन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, एग्जैक्टली उसी कर्व की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास थ्रू होता हो। तो अब इस पॉइंट से पास थ्रू होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा वो, तो उसको पुट अप करके मैं सी की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है ना, तो नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, अगेन लिखो, नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट इट इज ऑल्सो given that the curve passes through the point, पॉइंट को क्या लिया हमने ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बुक में 0, -2, ठीक है ना। सो इट मस्ट सेटिस्फाई, सो पॉइंट ए 0, -2 must satisfy the equation of the curve, the equation of the curve। So putting x comma y इक्वल टू 0, -2 इन, उसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो ऊपर, है ना, इन इक्वेशन 1 लेट से की हो गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा किसी को ये डाउट तो नहीं है कि सर ये यहाँ पे आपने अगर 2 से 2 काटा तो ये 2c भी तो हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो तभी तो 2 से 2 कटेगा। तो देखो 2c को अगेन फिर c लिख देंगे, क्योंकि जनरल, हाँ क्योंकि जनरल सॉल्यूशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन तक इस जर्नी स्टार्ट करने से पहले मुझे ये 2c 3c c इन सबको वापस c बना दे के छोड़ के आना है, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन का प्रोसेस शुरू करना है। अभी मान लो उसका केवल जनरल सॉल्यूशन ही करना होता, केवल जनरल सॉल्यूशन करना होता तो 2c करके फिर c करता ना, मैं करता ही नहीं करता, है ना। ठीक है, तो चलो पुट करो अब इसको। हेलो, 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 इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट, चेक करो, पुट कर रहे हैं अब अपन इक्वेशन, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, y² इक्वल टू x² प्लस c, तो y की जगह तो -2 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट x², तो x की जगह 0 का स्क्वायर। हेलो, कौन बोल रहे हैं, 0 का स्क्वायर प्लस, एक मिनट देखो मैं ग्रुप चेक करता हूँ कितने बच्चों के यस आए हैं, अगर सारे बच्चे मना करेंगे तो फिर इवनिंग में बुलाएंगे, अभी 5 मिनट में ग्रुप में रिप्लाई करता हूँ ना।
ठीक है। हाँ, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 0 का स्क्वायर 0 प्लस व्हाट सी। तो इट विल गिव मी सी की वैल्यू, इट विल गिव मी सी की वैल्यू 4। ठीक है। अब सी की वैल्यू 4 आ गई तो उसको उधर पुटअप करते हैं, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ पुटिंग सी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन। बाकी सारा काम तो वही जो पूरी एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं, बस मेन चीज क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट गिवन होती थी और अब की बार आपको खुद से बनानी है। यस, तो क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 is the final particular solution and the equation of the required is the particular solution and also the equation of the required curve and also the equation of required curve। मैच करो आंसर। हाँ, तो एक ही बात है, एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ। इससे क्या कर सकता हूं मैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 4। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, डन। चलो, देखो समझ गए ना बेटा। तो स्टार्टिंग में जो हमने y इज ए फंक्शन ऑफ x माना था, वो इसी की इक्वेशन तो मानी थी हम पर ने। ठीक है ना, तो अपने को क्या मिल गई, वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। वो एफ एक्स फंक्शन मिल गया अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्चुअली ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इट इज अ पैराबोला। इट इज ए पैराबोला, यानी कि ये कर्व क्या था, एक पैराबोला था। इज दिस क्लियर? चलो, इसी तर्ज पे अब अगला क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम इसी तर्ज पे, लेकिन अपन इतना डिटेल में नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा क्विक करेंगे ना। पहला क्वेश्चन अपन हमेशा अपना ट्रेंड है कि क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, एंड उसके बाद फिर क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टूड मान के चीजों को शॉर्ट में करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कर्व तो खैर उसमें भी होगा ही होगा, कर्व तो बनाएंगे हम, ऐसी बात नहीं है, बट ये एक जो स्टेप्स लिखे थे उसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब की बार स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है, स्लोप ऑफ अनदर लाइन सेगमेंट, एक दूसरी लाइन सेगमेंट है उसके स्लोप का दोगुना है। भाई एक कर्व है, उस कर्व पे टेंजेंट बना दिया, उस टेंजेंट का स्लोप एक कोई दूसरी पता नहीं कहां लाइन है उसके स्लोप का दुगना है। और वो जो दूसरी पता नहीं कहां लाइन है उसकी इंफॉर्मेशन तो दो। तो उसकी इंफॉर्मेशन है कि वो लाइन इन दोनों पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट से पास करती है। एक तो एक्स कोमा वाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक दूसरा पॉइंट कौन सा है, -4 -3, इन दोनों से पास करती है वो कोई दूसरी लाइन जो है, उसके स्लोप का दुगना इस टेंजेंट का स्लोप है। ये चीज तो हमको देगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चीज तो हमको क्या देगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट को सीधे सीधे डीवाई बाई डीएक्स लिख दूंगा। डीवाई बाई डीएक्स जहां भी मौजूद है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये चीज क्या देगी हमको, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी हुई है ताकि आप डिफरेंशियल इक्वेशन बना सको। फिर अगली इन्फॉर्मेशन क्यों है, ताकि पर्टिकुलर बना सको। अब वो जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास करेगा, तो इसके पॉइंट इस ये पॉइंट उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, तो एक रफ डायग्राम बनाया हम इसका। देखो, कर्व है, टेंजेंट है, पहले की तरह ये सब कुछ, लेट्स से कि ये तो कर्व है, और
ये टेंजेंट है, ठीक है। ये कर्व है बेटा और ये टेंजेंट है। और टेंजेंट का हाँ नहीं, टेंजेंट का पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डाल दूं, एक्स कोमा वाई, ठीक है ना, क्योंकि उसने स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो कहाँ बोला है, एक्स कोमा वाई पे बोला है। एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई ऑफ द कर्व द स्लोप ऑफ दैट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको एक्स कोमा वाई पे चाहिए, दैट मीन्स आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या चाहिए, एक्स कोमा वाई चाहिए। तो पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स कोमा वाई। अच्छा ये कर्व जो है किसी दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है, तो फाइव से भी फाइनल हमारा चीज है, उसको निकालने, उसको अभी एक बार रोको, है ना। हाँ अब इसका जो स्लोप है इस एक्स कोमा वाई से एक कोई दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, -4, -3, ये है ना दूसरा पॉइंट। तो लेट से कि ये पॉइंट यहां है, लेट से कि ये पॉइंट कहां है, यहां है। अब इसको इस पॉइंट से मिलाओ, एक लाइन बनेगी, उस लाइन का दुगना स्लोप है इस टेंजेंट का स्लोप, समझ गए, ठीक है, क्या समझ आएगी बेटा। तो लेट से मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, ज्वाइन कर दिया, लेट से इसको मैंने क्यू दे दिया, क्यू मार्क कर दिया, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, -3, क्यू के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स -4, -3, ठीक है ना। फिर से सुनो, फिर से सुनो, क्वेश्चन देखो आओ। इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट बनेगा वो ट्वाइस बनेगा एक किसी दूसरी लाइन के स्लोप के, और दूसरी लाइन जो है वो कैसे बन रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस पॉइंट को मिलाने से बन रही है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो वही है एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई को इससे मिलाने से बन रही है। यही किया है अपन ने ग्राफ के अंदर, चेक करो, यही किया है क्या, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का जो दुगना, पी क्यू का दुगना, पी क्यू लाइन सेगमेंट के स्लोप का दुगना इस टेंजेंट का स्लोप है। इज दिस क्लियर, ठीक है। अच्छा अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए फिर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको अब नोट कर लेते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पहले रेलेवेंट नहीं थी, पहले मेन चीजों को समझना जरूरी था ना। रेलेवेंट इसलिए थी भाई आप क्या निकाल सको, वो पॉइंट निकाल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल, इसको अपन ए मार्क कर लेते हैं, -2, 1, -2, 1, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। तो चलो अब इसके लिए अपन बना देते हैं, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना देते हैं। तो देखो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले तो मुझे बताओ क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब वो सारी जो गणित है, हेयर कर्व इज गिवन दैट, वो सब आप, मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको लिखनी है एग्जाम में। स्लोप ऑफ टेंजेंट को लेटेस्ट से, अब दो लाइन है ना यहाँ पे, एक तो टेंजेंट है और एक ये पी क्यू लाइन है, तो दो स्लोप से तो मैं M1 और M2 मार्क कर दूं, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को लेट से मैं M1 मार्क कर देता हूँ, M1। ये तो क्या होगा, अगर मान लो कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर कर्व क्या है y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये स्लोप क्या हो जाएगा, dy/dx एट द पॉइंट x, y, यस और नो, हो जाएगा। इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, अगर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस लाइन का, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, dy/dx एट x इक्वल टू y। अच्छा अब दूसरी पी क्यू का स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ये स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, लेट से इसको M2 मार्क कर देता हूं। बता सकते हो पी क्यू का स्लोप कैसे निकलेंगे, वो तो टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप तो क्या होता है, डेरिवेटिव खुद ही होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ा है। लेकिन किसी दूसरी लाइन का स्लोप, अभी स्ट्रेट लाइन चल रहा था इससे पहले, उसका कल ही हम ये सिखाने वाले हैं, 11th क्लास की कल की क्लास में हम यही सिखाने वाले हैं कि दो पॉइंट से अपन कैसे स्लोप निकालते हैं। यस, 2 पॉइंट से पास हो रही है अगर कोई लाइन, तो y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, तो ऐसे निकाल सकता हूं, देखो y -3 डिवाइडेड बाय x -4, ठीक है। तो इसका स्लोप हो जाएगा y -3, यानी कि शॉर्ट में लिख दूं मैं y+3, और x -4 यानी कि x+4, हो गया यहां तक। अब ये स्लोप इस स्लोप का दुगना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस स्लोप का क्या है, इस लाइन के स्लोप का क्या, दुगना, बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट M1, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट is twice स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ये गिवन है हमको, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैंने M1 का है, दैट इज M1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस M2, 2M2, M1 इक्वल टू 2M2, समझ आया। अच्छा जी, M1 क्या लिखा आपने, dy/dx, और M2 क्या लिखा आपने, ट्वाइस ऑफ M2 क्या लिखा आपने, y+3 डिवाइडेड बाय व्हाट, x+4, क्लियर। कर दूं वेरिएबल सेपरेट, तो y+3 को उधर ले आते हैं और x+4, नहीं हाँ dx को उधर ले जाते हैं, ऐसे ही करेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, dy डिवाइडेड बाय y प्लस थ्री, dy डिवाइडेड बाय y प्लस थ्री, और उधर क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस फोर, तो उधर ही रह जाएगा और dx चला जाएगा। समझ आया? एक लाइन बीच में आपको फिट करनी पड़ेगी, इसके बीच में, इसके पहले तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, और अगली लाइन मतलब दो स्टेप्स होंगी इसके बीच में। पहले तो सेपरेटिंग वेरिएबल्स, वी गेट दिस, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। चलो भाई बता दो, डी वाई बाय वाई प्लस थ्री का इंटीग्रल। अब इंटीग्रल तो इतने सरल मिलेंगे यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस में, बस ये चुनौती, यहाँ तक पहुंचो, इंटीग्रल बहुत सरल मिलेंगे। बोलो डी वाई बाय वाई प्लस थ्री का इंटीग्रल लॉग मॉडुलस वाई प्लस थ्री। इसका बोलना जरा, टू, टू तो कांस्टेंट है, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस फोर। हमने क्या सीखा है, सब कुछ लॉग में हो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी किस में जाता है, लॉग मॉडुलस से। यहां तक क्लियर है? नाउ व्हाट, अब इन दोनों लॉग को इधर ले आओ, तो देखो ये टू तो इसकी पावर में लग जाएगा, मानते हो, एक्स प्लस फोर की पावर में लग जाएगा, और ये चीज इधर आके माइनस हो जाएगी, और माइनस लॉग है तो डिनोमिनेटर बन जाता है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी इज व्हाट, लॉग ए बाई बी। तो इट विल बी लाइक लॉग मॉडुलस वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। बताओ सही है? समझ आ गया? और इक्वल टू उधर क्या बचा, लॉग मॉडुलस सी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो वी विल गेट व्हाट, वाई प्लस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अब चाहे से आप एक्स प्लस फोर को होल स्क्वायर उधर ले जाओ, वो एक अलग चीज है, कितना भी इसको तोड़ मरोड़ दो, आपकी इच्छा है वो, है ना। तो इस द, अभी अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लेंगे ना, फिर थोड़ा एक्स प्लस थ्री के होल स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, एक्स प्लस फोर के होल स्क्वायर उधर। अभी के लिए लिख देते हैं इज द जनरल सॉल्यूशन, या फिर इसको इक्वेशन नंबर वन मार्क कर। ठीक है, नाउ द कर्व ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट माइनस टू कॉमा वन, आप ये लिख दोगे, नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, क्या लिखेंगे अपन, इट इज ऑल्सो गिवन दैट, given that the curve passes through point A, the curve passes through what, point A, A के कोऑर्डिनेट्स बोलना, इस A का तो रोल ही केवल इतना ही था, इस A का तो केवल रोल ही इतना ही था ना, ठीक है ना, तो उससे C आ जाएगा ना। सो पुटिंग पुटिंग x कॉमा y इक्वल टू माइनस टू कॉमा वन इन इक्वेशन वन, वी गेट ओके। तो पुट करते हैं y की वैल्यू क्या, माइनस, y की वैल्यू क्या, वन पुटअप करनी है ना, वन प्लस थ्री हो गया ये, बोलो, वन प्लस थ्री, और इधर क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू प्लस फोर का होल स्क्वायर भी करना है, इक्वल टू c है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन प्लस थ्री इम्प्लाइज c इक्वल टू वन प्लस थ्री यानी फोर, और फोर माइनस टू, टू का स्क्वायर यानी कि फोर, यानी कि वन। तो c आ गया वन। अब क्या करना है, पुटिंग c इक्वल टू वन, पुटिंग c इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, वी गेट तो बोलो क्या है हमारे पास, इक्वेशन वन, y प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी था, तो इक्वल टू वन हो गया। अब वन से मल्टीप्लाई करके इसको उधर ले जाओ, क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए आपको, है ना। तो y प्लस थ्री इक्वल टू एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, एंड इस प्लस थ्री को भी उधर ले जाएं तो y एज ए फंक्शन ऑफ x, y पूरा आइसोलेट हो गया। हाँ, नहीं, अगर आप y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना चाहो तो माइनस थ्री इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व, क्योंकि इक्वेशन सॉरी, हाँ, इक्वेशन ऑफ द कर्व अपन, अच्छा इक्वेशन कह रहा है इसलिए इसने इसको इधर लिख दिया। मान लो वो ऐसे पूछता कि है ना, y एज ए फंक्शन, फंक्शन की फॉर्म में पूछता तो फिर y इधर लगाता है, x इधर लगाता है ना, इक्वेशन में कोई किधर भी रह सकता है। तो इज द रिक्वायर्ड, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी है ये, और साथ में यही मेरी उस कर्व की इक्वेशन है, y इक्वल टू एफ एक्स, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड द equation, required equation of the curve, required equation of the curve। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये दो क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट पे थे, अब अगले क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज पे कर दूं रिलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार इज अबाउट रेट ऑफ चेंज, क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो, एक मिनट, एक सेकंड के लिए पढ़ो, मैं क्लास 10 को रिप्लाई
ओके चलो, तो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 19। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, एक बैलून है जो स्फीयर शेप में है, स्फीयर सब समझते हो, गोला, इज बीइंग इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेट करना है मतलब उसमें हवा डाल रहे हो, गैस डाल रहे हो उसमें, है ना, चेंजेस एट ए कांस्टेंट, गैस डालेंगे तो चेंज होता जाएगा, मतलब रेडियस भी बढ़ती जाएगी और वो खुद भी फूलता जाएगा ना, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। इफ इनिशियली, जब मैंने उसको उठाया था तो उसकी रेडियस क्या थी, 3 यूनिट। आफ्टर 3 सेकेंड्स, उसमें कंटिन्यूअसली एयर भरी जा रही है, 3 सेकंड के बाद उसकी रेडियस कितनी हो गई, डबल हो गई, 6। 3 यूनिट से कितनी होगी, 6 यूनिट्स। तो फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर T सेकेंड्स। तो कोई T सेकेंड्स है, उसके बाद उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आपको पता लगाना है। और उसकी जो वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। जैसे 3 सेकंड से भी आप 6 यूनिट्स पे आए होंगे, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो एक कांस्टेंट, मतलब फिक्स रेट से बढ़ रही है। इतने सेकंड में 100 यूनिट, 100 स्क्वायर क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम क्यूबिक में होगी। एक सेकंड में मान लो 100, फिर अगले सेकंड में 100 और बढ़ गई। ऐसा नहीं होगा कि एक सेकंड में 100 बढ़ गई, दूसरे सेकंड में 50 बढ़ गई, ऐसा नहीं होगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। कांस्टेंट रेट मतलब के मान लूंगा मैं कोई, समझ में आई बात, क्लियर है, ठीक है ना। चलो, तो देखो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और पुराने कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या सीखा था कि डेरिवेटिव जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होता ही है पिछले क्वेश्चंस के लिए, डेरिवेटिव जो होता है वो रेट ऑफ चेंज का भी एक नोटेशन होता है ना। तो हमको गिवन है, here it is given that, here it is given that volume of spherical balloon, volume of spherical balloon changes at constant rate। सबसे पहली चीज ये गिवन है। आपको पता है जो आखिरी में चीजें गिवन है ना, रेडियस इतना है, 3 यूनिट्स, फिर ये हो गया, ये सब तो कौन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ये सब जितनी भी चीजें ना, आपका डेरिवेटिव तो यहीं से लेके यहीं तक, मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन तो केवल इस इन्फॉर्मेशन से बनने वाली है, दैट्स इट। इतनी सी इन्फॉर्मेशन है आपकी डिफरेंशियल, आप कहोगे सर कुछ भी नहीं, तो नहीं दे रखा, बहुत कुछ दे रखा है इसमें। देखो कैसे, ये हमको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून चेंजेस एट कांस्टेंट रेट, दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम को वी से डिनोट करा दूं, है ना। अच्छा, जब आपको ये नहीं पता होता कि किसके रेस्पेक्ट में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में, ये सीखा है अपन ने रेट ऑफ चेंज में, भाई रेडियस के रेस्पेक्ट में या डायमीटर के रेस्पेक्ट में ये चीज ना दे तो फिर क्या माना जाता है, बाय डिफॉल्ट टाइम के रेस्पेक्ट में। और नीचे टाइम दे भी रखा है कि आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स, जो टाइम का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज dv/dt, dv/dt, या फिर मोर पर्टिकुलरली मैं ऐसे लिख देता हूं d/dt ऑफ वॉल्यूम, ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो किस रेट पे चेंज हो रहा है, वो है के। देखो फिर से सुनो, ये तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू कुछ नहीं गिवन होता है, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम गिवन होता है, अपन ने बहुत क्लियरली सीखा था रेट ऑफ चेंज वाला। और ये जो रेट ऑफ चेंज है ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि के मीन्स है कांस्टेंट, समझ आया, ठीक है। अब आप बताओ स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताएगा आपको, बस, तो d/dt ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, 4/3πr, इसको मैं रेड मार्क कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे, वॉल्यूम, ठीक है ना। बोलो 4/3πr³ इक्वल टू के, इक्वल टू के। अब सुनो, इस वॉल्यूम के अंदर जो चीज है, इस वॉल्यूम के अंदर जो चीज है वो तो आर है, और हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो चेन रूल लगेगा। कैसे, यस, ये कुछ ऐसा होगा कि d/dt जो है ना, d/dt जो है ना, वो कैसे निकलेगा बताओ। देखो 4/3, देखो 4/3 पाई को तो एक बार मैं बाहर निकाल देता हूँ, सुनना ध्यान से ना, 4/3 पाई को तो एक बार मैं निकाल देता हूँ बाहर, है ना, कांस्टेंट है। अब क्या बचा, d/dt ऑफ r क्यूब ये बच गया, इक्वल टू व्हाट, के। अब d/dt ऑफ r³ चाहिए, तो पहले तो r³ का कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, और फिर क्या आ जाएगा, एक ऑपरेटर और निकल के आ जाएगा, dt/dr, ये होता है चेन रूल से, ठीक है ना। तो 4/3 पाई तो वैसे ही बाहर था, और अब इसका जो डेरिवेटिव होगा, पहले तो आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो उसको, तो आर के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3r² इंटू dr/dt इक्वल टू के, समझ आया, यस, 3 से 3 काट दो। तो अब यहां से मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है वो कुछ इस प्रकार दिख रही है, 4πr² इंटू dr/dt इक्वल टू, यस। अब देखो एक चीज और सुनो,
अभी तो ये केवल डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई है। क्या बन के आई है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब वो कर दो, वेरिएबल सेपरेट कर दो। अब वेरिएबल कौन कौन से सेपरेट करो देखो। आप यहाँ पे दो वेरिएबल मानोगे, आर और टी को। आप यहाँ पे दो वेरिएबल किसको मानोगे? क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल और ये इंडिपेंडेंट। तो इसके साथ तो आप दे दो ये डी आर के साथ तो दे दो आर स्क्वायर। बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स को भेज दो उधर। और आपको उसे टी तो दिखाई नहीं दे रहा, तो टी को आप एज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन वन मानोगे, वन टी मान मतलब जीरो टी मानोगे, समझ गए? नहीं, वन इंटू क्या मानेंगे, देखो देखते हैं। सो इट विल बी लाइक डी आर तो दे दो यहाँ पे, यानी कि आर स्क्वायर डी आर तो हो गया यहाँ पे। फोर पाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? के बाई फोर पाई। बोलो, के बाई फोर पाई। और डी टी। इज दिस क्लियर? और कौन कौन है? ठीक है, लो, समझ आया? आर स्क्वायर इंटू डी आर तो हो गया यहाँ पे, और के डिवाइडेड बाई फोर पाई डी टी चला गया वहां पे, है ना? ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स। ओके, ठीक है, करते हैं इंटीग्रेट। तो आर स्क्वायर का क्या बनेगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू आर? बोलो, इसको तो विद रेस्पेक्ट टू आर और इसको विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना? तो क्या बनेगा? नहीं, इंटीग्रल चाहिए। आर क्यूब बाय थ्री। और यहाँ पे के बाय फोर पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। आपको तो केवल डी टी का इंटीग्रल चाहिए, जो क्या हो जाएगा टी। और सब कुछ सोल्व हो गया तो प्लस सी। ठीक है ना? अब चेक करो द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कितने हैं। देखो, आर तो वेरिएबल लिया था, टी वेरिएबल लिया था, ये तो एक तरीके से वाई और एक्स थे। के और सी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दोनों को एलिमिनेट करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। देखो, दोनों ही गिवन है। आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, चेक करो ध्यान से। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, बच्चे कह रहे हैं भाई आने के लिए, आज आज के लिए रखा था इन्होंने, क्योंकि वो इवनिंग में कोई पार्टी वार्टी करेंगे ना। केवल केवल हाँ, अब ये बच्चे हैं देखो। आज आज, आज आज, हाँ हाँ, आज आज भेज दो। ओके। हम्म, ठीक है। तो क्या कह रहे थे अपन, आर और टी तो हमारे वेरिएबल की तरह ट्रीट होंगे, और के और सी हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरफ ट्रीट होंगे, ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिख दूं मैं, तो इट विल बी लाइक आर क्यूब को मैं इधर ले लेता हूं, थ्री को उधर भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा? थ्री बाय फोर पाए, थ्री बाय फोर पाए, ये तो पर्टिकुलर कांस्टेंट है। और टी सी नहीं, थ्री बाय फोर पाए ना, थ्री टी बाय फोर पाए प्लस सी। अब ठीक है, लिख लो इसके आगे, इस द जनरल सॉल्यूशन। ये मिल गया हमको जनरल सॉल्यूशन। ये क्या मिल गया हमको? जनरल सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन। और इसको इक्वेशन नंबर वन भी मार्क कर दो। ठीक है, नाउ अब इन्फॉर्मेशन मैंने क्या कहा था, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने के लिए। तो इनिशियली का मतलब पता है क्या होता है? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जब टी जीरो, तो जब टी जीरो है तो रेडियस तीन है। जब टी थ्री हो गया तो रेडियस सिक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, टी कॉमा आर, हमारे दो वेरिएबल जैसे एक्स कॉमा वाई चलते थे, अभी कौन से चल रहे हैं? आर कॉमा टी चल रहे हैं। टी कॉमा आर या आर कॉमा टी चल रहे हैं ना हमारे। तो आर और टी की वैल्यू एक बार पुटअप करेंगे तो एक चीज एलिमिनेट होगी, दोबारा पुटअप करेंगे तो दूसरी चीज एलिमिनेट होगी। तो लिखो, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, गिवन दैट, क्या गिवन है? दो चीजें गिवन है। व्हेन टी इक्वल टू जीरो, इनिशियली का मतलब क्या होता है? टाइम जीरो है। तो फिर आर क्या है? थ्री है, आर इक्वल टू थ्री। एंड आफ्टर थ्री सेकेंड्स, तो जब टी थ्री हो गया, जब टी थ्री हो गया तो रेडियस कितना हो गया? सिक्स यूनिट्स हो गया। तो ये चीज गिवन है, टेल मी, ये चीज गिवन है कि नहीं है? तो एक एक करके पुटअप करो। सो पुटिंग आर कॉमा टी इक्वल टू, आर कॉमा टी सबसे पहले थ्री कॉमा जीरो इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन। हेलो, हेलो, हाँ, आ जाओ आ जाओ, अभी आ जाओ अभी, हाँ। परेशान कर देंगे अभी, पूछ पूछ के ग्रुप में डाल देता हूँ।
ठीक है। ओके, सो वी गेट आर कॉमा टी इक्वल टू 3,0 इन इक्वेशन 1। तो आर क्यूब था ना बेटा, तो यानी कि 3 क्यूब, 3 क्यूब, और उसके बाद क्या था 3 टी, तो टी की वैल्यू 0, 3 इंटू 0 डिवाइड बाय 4 पाए प्लस सी, तो ये तो 0 हो गया, 3 इंटू 0 बाय 4 पाए पूरा। तो सी की वैल्यू क्या हो गई बोलो, इंप्लाय सी की वैल्यू 3 क्यूब हो गई, यानी कि नहीं 27। 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब अगला अगले कंडीशन जब अपन पुटअप करेंगे आर कॉमा टी, तो उसमें सी की वैल्यू 27 भी पुटअप करेंगे। समझ में आई बात, तो उससे के सॉल्व होगा। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, तो नाउ पुटिंग अगेन पुटिंग अगेन पुटिंग बोलो आर कॉमा टी क्या पुटअप करेंगे अभी, बोलो आर कितना, नहीं आर कितना 6 और 3, 6 और 3 है ना, आर कॉमा टी चल लेके चल रहे ना अपन। एंड सी इक्वल टू 27, ये भी पुटअप करो उसमें है ना, इन इक्वेशन 1, क्योंकि वो पहले तक क्लियर नहीं था, अभी वो भी क्लियर हो गया ना। तो वी गेट उससे के निकल के आएगा, देखते हैं। तो क्या था सबसे पहले आर का क्यूब, तो 6 का क्यूब, फिर क्या था 3 टी, तो टी की वैल्यू 3 इंटू 3, क्या बोलो कुछ डाउट है। के अपॉन 4 पाए, तो अब कहाँ गया, अपन ने लिखा ही नहीं, देखो यहाँ यहाँ पे गलती कर दी अपन ने, 3 टी नहीं है, ये 3 के टी आएगा, ये क्या आएगा 3 के टी, हालांकि पहले में तो वो वैसे भी 0 बन जाएगा, लेकिन अभी डिफरेंस क्रिएट होगा। तो 3 इंटू एक्चुअली यहाँ पे के की टी की वैल्यू 0 डाली थी हमने, तो ये 3 के इंटू 0 कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूँ 3 के इंटू 0। अब क्या करूंगा 3 इंटू के, यानी 3 के इंटू टी की जगह क्या है अभी 3 है ना, डिवाइडेड बाय 4 पाए, और सी पहले तक नहीं था लेकिन अभी वो भी है, तो देखो इस पूरी चीज में केवल के मिसिंग है, बाकी सब आ गया ना। ठीक है, सो 6 क्यूब कितना होता है 216, और ये 3 इंटू 3 के यानी कि 9 के/4 पाए, एक +27 को इधर भेज दो, चलो +27 को मैं इधर भेज देता हूँ, 217 माइनस +27 कर देता हूँ, -27। ठीक है, तो 216 -27 करना, 16 में से 7 गई 9, 10 में से 2 गई 8, 189 आया क्या बोलो। ठीक है, इक्वल टू 9 के/4 पाए, तो 9 से ये कट रहा है, देखो 9 1 जा 9, एंड 9 इंटू 21। ठीक है, सो के की वैल्यू क्या आ गई, टेल मी, के की वैल्यू क्या आ गई, ये 4 पाए उधर 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 इंटू 4 पाए विच विल गिव मी वॉट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84 पाए। तो के भी क्लियर है, अब सी और के वापस उसमें डाल दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, हेलो, हाँ आजा। नाउ पुटिंग सी, तो कितना पहले ही आ चुका था, कितना आ चुका था बताओ 27, एंड के इधर से आ गया, के कितना आया 84 पाए, इन इक्वेशन 1, पुट तो उसी में होगा जनरल सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं किसी और चीज में, जनरल सॉल्यूशन ही तो आया था पहले में, फर्क इतना था कि एक की जगह दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आए थे, इसलिए दो इन्फॉर्मेशन को यूज किया हमने, वो दो देगा, फिर 100% वो दो इन्फॉर्मेशन देगा आपको रिमूव करने के लिए उसको। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, बताओ क्या था, आर क्यूब इक्वल टू 3 के टी, तो 3 इंटू के की वैल्यू 84 पाए, टी की वैल्यू टी, तो टी रहेगा, टी तो वेरिएबल है ना, इंटू टी डिवाइडेड बाय व्हाट 4 पाए नीचे था, और प्लस सी था, तो सी की जगह 27, तो इसमें केवल आर और टी रह गया, बाकी सब कट गया, देखो पाए से पाए काटो, 4 पाए से ये 21 टाइम्स काट दो, सो इट विल बी लाइक आर क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 21, यानी 3 1 जा 3 3 2 6, 63 टी +20, क्या सही है ना, इक्वल, दिस इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपने निकाल लिया है, बट आपको कोई इक्वेशन ऑफ कर्व थोड़ा ना चल रहा है, ये रेट ऑफ चेंज चल रहा है, तो उसका क्वेश्चन सुनो क्या है, ये तो अभी तक केवल पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकला है। अब क्वेश्चन क्या है कि अब आप बताओ रेडियस आफ्टर टी सेकेंड्स, तो अगर मैं आफ्टर टी सेकंड रेडियस निकालना चाह रहा हूँ, यानी टी की जगह मैं कुछ, अभी मान लो कहता 5 सेकंड, तो टी की जगह 5 पुटअप करता, अगर ये कहता 10 सेकंड, तो मैं टी की जगह 10 पुटअप करता, ये तो कह रहा टी सेकंड्स, तो टी सेकंड में टी की जगह टी, तो यही आंसर है। बस इसमें आर क्यूब है ना, तो उसमें क्या कर दूंगा मैं, आर की पावर मतलब उसकी पावर 1/3 हो जाएगी, है ना। सो रेडियस आफ्टर टी सेकेंड्स, सो रेडियस
आफ्टर t seconds will be equal to r equal to 63t प्लस 27 की पावर 1/3 और रेडियस है तो उसको यूनिट्स डाल दो। मैच करो आंसर। समझ आया अच्छे से? आपको तो वहां जाना है ना, रुक जाओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 5 मिनट। ठीक है, ये इतना लेंदी है, अगला वाला इतना लेंदी नहीं है। और इसको तो क्या रेट ऑफ चेंज अभी अपने इंट्रोड्यूस किया ना, तो पूरा खोल के बताया क्या था। बेसिकली वॉल्यूम से रेडियस पे आया। वॉल्यूम ने हमको क्या दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन दी, उसको सॉल्व करके हमने आर और टी का एक रिलेशन निकाल दिया। यानी इक्वेशन जो एक्स और वाई में बनती थी अभी आर और टी में बन रही है। किस में बन रही है? आर और टी में बन रही है, ये वाली बन रही है। अब ये वाली जनरल सोल्यूशन ये बन रही है। फिर कुछ इंफॉर्मेशन यूज करके, दो इंफॉर्मेशन यूज करके, ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करके, ये वाली इंफॉर्मेशन इसमें पुटअप करके मैंने के को और सी को एलिमिनेट कर दिया, तो आर और टी रह गए। आर और टी रह गए तो आर और टी का रिलेशन इसको चाहिए था, रेडियस आफ्टर टी सेकंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट वाला थोड़ा सा स्पीडली करते हैं और रेट ऑफ चेंज पे ही। अब तो बचे हुए सारे क्वेश्चंस 20th करवा दूंगा तो 21 होमवर्क हो जाएगा, फिर एक ही रहेगा। देखो, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% चेंज। तो बैंक के अंदर जो प्रिंसिपल को p मान लिया मैंने, तो p क्या है, कंटिन्यू r% पर ईयर पे चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ये तो देगा मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली लाइन क्या देगी मुझे? डिफरेंशियल। तो ये क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ r अगर 100 डबल कर रहा है अपने आप को 10 ईयर्स में, और ये सेकंड इन्फॉर्मेशन देगी आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने का जरिया। ठीक है ना, सेकंड इन्फॉर्मेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने और एक वैल्यू भी दे रखी है कि log 2 की वैल्यू आपको ये पुटअप करनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। लिखते हैं here it is given that here it is given that क्या गिवन है? प्रिंसिपल चेंजेस एट कंटिन्यूअस रेट, ये गिवन है। इंक्रीजेस एट, और याद रखो अपन जब आना वो करते थे, रेट ऑफ चेंज निकालते थे, तो इंक्रीज प्लस में हो जाता था डेरिवेटिव और डिक्रीज क्या हो जाता था? माइनस में ना। प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट r% पर ईयर, ये गिवन है r% पर ईयर। अब देखो इसको मैं डेरिवेटिव में चेंज कर रहा हूं, बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है ये, बोलो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल को क्या लिख सकते हो अपन? डी बाई डी टी ऑफ प्रिंसिपल विथ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू, क्या करोगे आप? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी ऑफ व्हाट? डी बाई डी टी ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल। ठीक है ना, इक्वल टू r% पर ईयर। तो r% का मतलब r/100। और हमेशा याद रखना, रेट जब भी अपन इंटरेस्ट निकालते हैं तो अपन किस पे निकालते हैं? किस पे निकालते हैं बोलो? प्रिंसिपल पे निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 200 मेरा प्रिंसिपल है और 10% ब्याज मिलता है, तो प्रिंसिपल का ही तो होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी। तो पी पर ही निकलता है वो। तो ये r% किसका? ये भी प्रिंसिपल का ही। ये भी किसका ही? प्रिंसिपल का ही। तो इसकी जगह भी मैं डाल देता हूँ प्रिंसिपल। ठीक है, तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी? प्रिंसिपल को पी से डिनोट करा दें तो डीपी बाय डी टी इक्वल टू rp/100। यस और नो? अब वेरिएबल सेपरेट कर दो। वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे बोलना? वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे बोलना? और फिर टी कहाँ जाएगा? डीपी बाय डी टी से पता चल रहा है कि वेरिएबल पी और टी होंगे। आर तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा, आर और एक सी और निकल के आना है। ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, वही दो इन्फॉर्मेशन पुटअप करके आर और सी को हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे पता चलता है बेटा? जो डेरिवेटिव बनाए ना, उस डेरिवेटिव में जिसका डेरिवेटिव कर रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, हमेशा यही दोनों हमारे वेरिएबल्स होंगे। बची हुई सारी चीजें हमारे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ही होंगे। तो आर हमारा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो आप पी और टी को इधर उधर करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? डीपी बाय पी और r/100 dt। क्लियर? ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स लाइक दिस। सो करो, डीपी बाय पी यानी लॉग मॉडुलस पी इक्वल टू, इधर बोलना r/100 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो r/100 और dt का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? t, राइट, और प्लस c। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं तो लॉग मॉडुलस p इक्वल टू RT/100 प्लस c। अभी ठीक है? अब इसमें मुझे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन से दिखाई दे रहे हैं? एक तो r और एक c।
ये आपका जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है। इज द जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल, इज द इज द जनरल सॉल्यूशन। ये तो जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है। नाउ व्हाट, अब अपने को क्या चाहिए? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या क्या दे रखा है? नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, सेकंड इन्फॉर्मेशन पढ़ो। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, क्या गिवन है? तो हमको ये गिवन है कि ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 years। ₹100 डबल इटसेल्फ इन इन 10 years। ये हमको गिवन है, बताओ। ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 years। तो इसका मतलब इसको मैथमेटिकली लिखें तो क्या हो जाएगा कि जब इनिशियली मेरे पास ₹100, यानी जब t 0 है, व्हेन t इज 0, तो उस समय प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है ना। तो p क्या है? 100। और व्हेन टी डबल इटसेल्फ इन 10 years कह रहा है ना, तो जब 10 साल हो जाते हैं तो प्रिंसिपल डबल हो जाता है, यानी 100 का 200 हो जाता है। ये चीज समझ में आई? देखो, ₹100 अपने आप को 10 साल में दुगना कर लेते हैं। तो इनिशियली तो ₹100 है वो, यानी टी जब 0 है तब तो वो ₹100 है। और जब वो टी 10 साल के अंतराल हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? 100 के डबल हो जाते हैं, दैट मीन्स 200 हो जाता है। ठीक है, तो अब एक एक करके पुटअप करें और उसको एलिमिनेट करें। तो नाउ पुटिंग पुटिंग पी कॉमा टी, पी कॉमा, या फिर टी कॉमा पी लिख दो, टी कॉमा पी, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पहले और डिपेंडेंट बाद में। टी कॉमा पी इन इक्वेशन 1। ठीक है, टेल मी इक्वेशन 1 क्या लिखी है आपने? इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। लॉग मॉडुलस पी, तो पी की जगह तो क्या डालना है आपको? टी कोमा पी इक्वल टू व्हाट, वो भी तो लिखो। पहली चीज क्या है? 0,100 इन इक्वेशन 1। वी गेट। तो बोलो क्या लिखूंगा? क्या था? लॉग मॉडुलस पी। तो मॉडुलस पी की वैल्यू क्या है? 100। इस वाले केस में इक्वल टू, उधर क्या लिखा है आपने? आर टी। तो आर तो आपको एलिमिनेट करना है। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय क्या है? 100, फिर क्या है? प्लस सी। तो ये तो 0 हो गया, तो सी की वैल्यू क्या आ गई? लॉग 100 क्या होता है? लॉग 100, तो वो तो जब बेस 1 होता है तब ना। यहाँ पे तो बेस ई है, यहाँ पे तो बेस क्या है? ई है। तो एक तरीके से आप टेकिंग, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये बेस ई है। अगर यहाँ पे मैं 10 लेता, यहाँ पे मैं 10 लेता तो लॉग 100 क्या हो जाता? 10 हो जाता, क्योंकि 10 की पावर 10 क्या होती है? 100 होती है। तो लॉग 100 टू द बेस ई की वैल्यू थोड़ी ना 10 होगी। इसको तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बताओ? इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। लॉग 10 की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं? लॉग 10 टू द बेस 10 1 लिखते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉग। और दूसरा कौन सा था? एक तो होता है नेचुरल लॉग और एक दूसरा और होता है ना, दो तरह के लॉग होते हैं। याद नहीं आ रहा, वर्ड याद नहीं आ रहा। नेचुरल लॉग तो ये होता है लॉग, लॉग 10 टू द बेस ही। और इसको कुछ और बोलते हैं जो वर्ड याद नहीं आ रहा। तो वो जो लॉग है उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 10 की पावर 1 10 होती है। क्योंकि 10 की पावर 10 क्या होती है? 1 होती है। नेचुरल लॉग के सिस्टम में लॉग ई 1 होता है बेटा, लॉग 10 1 नहीं होता है। क्योंकि ई टू द पावर 1 ई मिलेगा ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो बेस ई गिवन है, तो इसकी वैल्यू 10 या 100 या कुछ नहीं होगी। इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। हाँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व जरूर कर सकते हो आप। कैसे? कि इसको आपने लिख दिया लॉग 10 का स्क्वायर, ठीक है, टू द बेस ही, और उसको आपने लिख दिया 2 log 10 टू द बेस ही। सी की वैल्यू यही लिखेंगे अपन, 2 log 10 टू द बेस ई। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। चलो अगेन, अब दूसरी इंफॉर्मेशन डालो उसमें। नाउ पुटिंग टी कोमा पी। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि 10 साल के बाद वो 200 हो जाते हैं इन इक्वेशन 1 अगेन। वी गेट। तो बोलो क्या होगा? लॉग लॉग 200 हो जाएगा अभी। लॉग 200 इक्वल टू आर इंटू टी की वैल्यू क्या है अभी? 10/100 प्लस सी की वैल्यू जो पहले, अच्छा इसके आगे वो भी लिखो एंड, जैसे पहले लिखा था। एंड सी की वैल्यू भी, अब पहले तो नहीं थी, अभी तो सी की वैल्यू भी है ना आपके पास। सी की वैल्यू क्या है? 2 log 10 टू द बेस ई। ये भी आपको डालना है इक्वेशन 1 में इस बार। ठीक है,
तो प्लस सी था तो सी की जगह क्या डालूंगा मैं, 2 log 10 to the base e। तो यहां से अब क्या निकल के आएगा, यहां से आपका आर सॉल्व हो जाएगा ना। देखो कैसे, इंप्लाइज log 200, बोलो ये 0 से 0 गया, क्या बचा, R/10 प्लस 2 log E 10। ठीक है, बोलो आगे कैसे सोल्व करूंगा इसको मैं। तो ये हो जाएगा, 10 को इधर ले आओ, बोलो 10 को एलसीएम ले लूं मैं, तो ये हो जाएगा log 200, और 10 इधर आ गया तो 10 into log 200, 10 log 200 हो गया। इधर क्या बचा, R+10 2 जा 20 log 10 to the base e। अब log log एक साइड लेके जाओ एक बार, है ना। अच्छा, log 200 को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करो जरा, तो क्या हो जाता है ये, log, देखो ये ऐसे हो जाता है, log 2 into 100, है ना, और 100 को 10 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू R+20 log 10 to the base e। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाता है, 10 तो है ही सही। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 तो ब्रैकेट में लगाओ, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log 2 प्लस log 100, और log 100 को क्या लिखते हैं अपन, वही 2 log 10। ठीक है ना, और दोनों का बेस ई मानेंगे हम, दोनों का बेस क्या मानेंगे, ई, इक्वल टू R+20 log 10 to the base e। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 log 2 to the base e, और 10 2 जा 20 log 10 to the base e, और उधर कौन है, R+20 log 10 to the base। तो 20 log 10 तो कट गया दोनों साइड, 20 log 10 to the base e और 20 log 10 to the base, तो आर क्या आ गया आपका, आर क्या आ गया बोलो, 10 log 2 to the base e, ये आ गया फाइनली आपका आर। और उसने क्या पूछा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आर यही है। अच्छा, log 2 की वैल्यू भी गिवन है, चेक करो, तो log 2 to the base e की वैल्यू डाल दूंगा मैं, तो 10 into 0.6931, तो एक पॉइंट खिसक के इधर आ जाएगा, दैट मीन्स 6.931% पर ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर ही होती है बाय डिफॉल्ट, तो 6.931% पर ईयर। मैच करो अभी आंसर, 93, हाँ मतलब 3 डिजिट में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ओवरव्यू ले लो, सेम टू सेम है। एक बैंक के अगेन प्रिंसिपल बढ़ रहा है, अब की बार 5%, तो जो R% लिया था ना अपन ने, वो क्या है, फिक्स हो गया 5%। ठीक है ना, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब आर तो आर, पहले पिछली बार आर था, आपकी बार वो आर भी 5 हो गया, तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक अमाउंट है 1000 रुपए, वो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो 10 साल बाद वो कितना होगा, तो अब की बार आपको पी निकालना है। अब की बार आपको आर गिवन है 5% है, अभी आपको क्या निकालना है, पी। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि e⁻0.5 ये होता है ना। अब ट्राई करेंगे, नहीं होता है तो बताएंगे, है ना। और एक काम और करना, फिर आप इस अगले क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, ताकि हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाए ना, अगले 2 क्वेश्चन का भी आप वीडियो देख लेना। ओके, तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, और फिर मैं कंटिन्यू करूंगा आफ्टर माई नेक्स्ट क्लास, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा, देखूंगा मैं हो सके तो इसका भी वीडियो बना दूंगा 21, लेकिन आप एक बार अपने आप ट्राई करना। ओके, चलो एक बार के लिए पॉज कर देते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं एक बार पहले। ठीक है, देखो 21 इज ऑलमोस्ट सेम एज 20, क्वेश्चन नंबर 20, बट फिर भी डिफरेंस है। देखो पता है क्या, देखो इसमें इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, और इसमें इसने पूछा है कि हाउ मच रुपीज, देखो क्वेश्चन है हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि जो 1000 रुपए हमने डिपॉजिट कराया, इनिशियल अमाउंट जो हमने डिपॉजिट कराया, जैसे इसमें इनिशियल अमाउंट 100 था, इसमें 1000 है, तो वो 100 तो इसने इसने तो बता दिया भाई, वो जो 100 है वो डबल हो रहा है, यानी कि 200 हो रहा है, यानी 100 का 200 हो रहा है, ये तो उसने बता दिया। लेकिन इसमें 100 का कितने हो रहा है ये बताया नहीं, ये हमसे पूछा है। हमसे पूछा है कि ये 1000 का, सॉरी, ये भाई 1000 रुपीज के कितने रुपए बन जाएंगे, जैसे उसमें 100 के 200 हो रहे हैं, 1000 के कितने हो रहे हैं, ये हमको पता लगाना है। ठीक है ना, तो थोड़ा चेंजेस है, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमको क्लियर कट गिवन है। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे हमको, देखो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। ठीक है ना, प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा, तो यानी डीपी, शॉर्ट में करते हैं थोड़ा सा, dp/dt। प्रिंसिपल बढ़ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, किस रेट पर बढ़ रहा है भैया, 5% पर ईयर। तो 5% पर ईयर ने जैसे पहले किया था R%, तो अभी 5%। R% किसका किया था, प्रिंसिपल का किया, तो 5% भी किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा।
ठीक है। अच्छा वहां पे करेंगे, अलग से शीट पे करें। देखो डीपी बाय प्रिंसिपल, देखो लिख देता हूँ एक बार में। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल है, क्या है, किस रेट पर बढ़ता है वो, 5% पर ईयर, यानी 5% पर ईयर, ये गिवन है। ओके ये गिवन है, तो इसको मैथमेटिकली लिखें। कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल को लिखूंगा मैं डीपी बाय dt, और वो है 5%। 5% किसका, उसका ही, प्रिंसिपल का ही। ठीक है ना, शॉर्ट इसको काट पीट के हम लिख सकते हैं p/20, है ना, काटने के बाद ये हो जाएगा p/20। ठीक है, तो dp बाई dt की वैल्यू हो गई p/20। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो मिल गई है, इससे हम फटाफट से क्या निकाल लेंगे, p और t का एक रिलेशन निकाल लेंगे। और फिर जो ये बाकी की चीजें हैं कि 1000 रुपीज डिपॉजिट करना है, तो कितने साल में, 10 साल में वो कितना हो जाएगा, ये अपने को फिर पता लगाना है उस रिलेशनशिप से। ठीक है चलो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो सेपरेट कर दो, p को इधर बुला लो, dp/p, और जो है t को उधर भेज दो, तो dt/20। ये स्लाइटली उसे इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, है ना, dp/p एंड व्हाट, dt/20, एंड integrating also separating variables and integrating with respect to their respective variables. So it will be like log modulus p, और यहाँ पे 1/20 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और dt का डेरिवेटिव t, सो t/20, और सब कुछ खत्म, तो प्लस c। तो एक सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आ गया है मेरे पास, है ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि इनिशियली आपने 1000 रुपीज डिपॉजिट करा है, इनिशियली हाउ मच हैव यू डिपॉजिटेड, 1000 रुपीज। तो यानी जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तब प्रिंसिपल आपका 1000 है, तो एक इंफॉर्मेशन तो है, इससे वो सी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो देखो, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, given that the initial value of, initial value of principal, initial value of principal amount कितनी है, ₹1000। तो इसको मैथमेटिकली लिखें, when that is when t इक्वल टू जीरो, p इक्वल टू 1000, t इक्वल टू जीरो, p इक्वल टू 1000। और फिर क्वेश्चन है कि when t इक्वल टू 10, मतलब t जब 10 साल हो जाएंगे तो वो p कितना होगा, ये मुझे पता लगाना है। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो गिवन पॉइंट भी डाल दिया मैंने, और क्या पूछा है वो भी बता दिया। ठीक है ना, तो जो एक गिवन पॉइंट है उसकी मदद से पहले तो मैं उसमें क्या करूंगा, एलिमिनेट करूंगा, सी को एलिमिनेट करूंगा ना। ये एक्चुअली मेरा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे, इज द जनरल सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन, इक्वेशन 1 भी मार्क कर दूंगा मैं इसको। ठीक है ना, चलो तो ये पहले इंफॉर्मेशन पुटअप करते हैं, पुटिंग पुटिंग t, p इक्वल टू 0, 1000 इन इक्वेशन 1, वी गेट, वी गेट, तो वहां पर है हमारे पास लॉग मॉडुलस p, तो p तो 1000 है ही, तो लॉग मॉडुलस 1000 इक्वल टू क्या है, t/20, t/20 प्लस सी, तो t कितना है, 0, 0/20 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से c की वैल्यू हो जाती है, ये तो जीरो हो ही गया, लॉग 1000, और लॉग 1000 को क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो, 10 का क्यूब होता है, लॉग मॉडुलस 10 का क्यूब। वैसे तो मॉडुलस मत भी लगाओ तो चलेगा, क्योंकि पता है 10 का क्यूब पॉजिटिव है, बट जैसा हमको आदत लगी हुई है, 3 log मॉडुलस 10 टू द बेस ई। जब कुछ भी नहीं गिवन है तो टू द बेस ई होता ही है, टू द बेस ई। ये हो गया हमारा सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू फटाफट उसमें पुटअप कर देते हैं, हमारे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आई चुकी है, और साथ में ये भी पुटअप कर दो कि टी की वैल्यू 10 भी पुटअप कर, मतलब टी की वैल्यू 10 होगी तो पी की वैल्यू क्या होगी वो पूछा है हमसे ना। चलो एक बार पहले सी की वैल्यू पुट कर, नाउ पुटिंग सी इक्वल टू 3 log 10 टू द बेस ई, ये वैल्यू पुटअप करूंगा मैं इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा देखो, क्या है वहां पे, लेट्स सी कि इक्वेशन 1 क्या है, लॉग मॉडुलस पी इक्वल टू, लॉग मॉडुलस पी
इक्वल टू t/20 प्लस सी था ना, t/20 प्लस सी की वैल्यू है अभी मेरे पास क्या, 3 log 10 टू द बेस सी, 3 log 10 टू द बेस सी, ठीक है। और ये इक्वेशन थी, ठीक है। तो चलो अभी ये मेरा एक तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये p एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया ना, देखो ये p एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया ना। ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फर्दर सॉल्व करें तो टेकिंग एंटी लॉग ले लूँ बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स ले लेते हैं, चलो एक बार लें या नहीं लें। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल क्या होगा तो उसके लिए लेना पड़ेगा, अगर टेकिंग एंटी लॉग लेता हूं तो यस, देखो फिर अगर अपन एंटी लॉग ले रहे हैं तो इसमें भी फिर इसको वापस आप पहले वाली फॉर्म में लिखो, यानी इसको log 1000 ही लिखो तभी पार पड़ेगी। कैसे, देखो इसको आप एक बार के लिए log 1000 ही लिखो, लेटर से हमने लिख तो दिया पर कोई बात नहीं, वापस भी चेंज कर सकते हैं सहूलियत के अकॉर्डिंग। वही log 1000, log मॉडुलस 1000 ऐसे कैसे ही रहने दो। अब log मॉडुलस 1000 को चलो एक बार इधर लेके आओ, तो ये हो जाता है log, माइनस करूंगा तो p डिवाइडेड बाई 1000, log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है ना, इक्वल टू t/20 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इसका तो लॉग कट जाएगा, तो हो जाएगा p/1000, और वो क्या हो जाएगा e की पावर t/20, e की पावर t/20 हो जाएगा। तो यहां से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p एज ए फंक्शन ऑफ t क्या आ जाएगा, 1000 इंटू ई की पावर t/20, ठीक है ना। ये आ गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये p एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया। भाई कितने समय में कितना प्रिंसिपल होगा, टी की वैल्यू लगाया जाओ, पी की वैल्यू मिलती जाएगी, टी की वैल्यू लगाया जाओ, पी की वैल्यू, ठीक है ना, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जो भी आपसे पूछा है, जैसे 10 साल का पूछा है तो टी की वैल्यू 10 लगा दो, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। नाउ अब टी हमको गिवन है कितना, 10 ईयर्स है ना, तो टी की वैल्यू 10 पुट करो इस इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ पुटिंग टी इक्वल टू 10 इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन द particular solution we get what, तो P की वैल्यू क्या आएगी वो देखनी है मुझे ना, तो बस उसकी जगह पुटअप कर दो 1000 इंटू ई की पावर, टी की जगह जैसे मैंने 10 पुटअप किया तो 10/20 इट इज इक्वल टू 1000 इंटू ई की पावर 10/20 यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5, और चेक करो क्वेश्चन के अंदर ई की पावर 0.5 की वैल्यू गिवन है। देखो ई की पावर 0.5 की वैल्यू क्या लगानी है आपको, 1.648, 1.648 यहाँ पे लगा दो, तो 1000 इंटू 1.648, 1.648, दिस विल गिव मी 3 0 से 3 डेसिमल खत्म यानी कि 1648 आंसर। सो वी कैन कंक्लूड दैट ₹1000 will become will become what, will become ₹1648 in 10 years, in 10 years, ये कंक्लूजन हम निकालेंगे, ठीक है ना, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था वैसे, ये स्लाइटली ऊपर वाले से थोड़ा सा इजी था क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करना पड़ा बजाय के दो के। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर कट गिवन थी 5%, उसमें वो आर भी था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमको एलिमिनेट करना पड़ रहा था, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। चलते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और है इसी पैटर्न पे, यही रेट ऑफ चेंज के पैटर्न पे। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। देखो इनिशियल के कोई कल्चर है, मान लो कोई बॉडी है, किसी हर एक बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता है ना, हर एक बॉडी में एक बैक्टीरिया होते हैं। तो लेट अस से किसी स्ट्रक्चर में या किसी बैक्टीरिया में किसी कल्चर में, स्ट्रक्चर में या बॉडी में, मान लो इनिशियल काउंट बैक्टीरिया का आ रहा है 1 लाख, 1 लाख नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वहां पे, है ना। और वो जो भाई साहब हर 2 घंटे में 10% बढ़ जाते हैं, हर 2 घंटे में, 2 आवर्स के बाद 10% बढ़ के मिलेंगे, फिर और 2 आवर्स के बाद फिर जितना भी पहले था उसका 10% बढ़ जाएंगे, फिर जितना पहले था उसका 10%, ऐसे बढ़ते जाएंगे ना। तो कितने घंटे में वो 2 लाख पहुंचेंगे ऐसा हमसे पूछा गया है। और आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है, अभी जो नंबर प्रेजेंट है उससे प्रोपोर्शनल है, प्रेजेंट नंबर के हिसाब से वो चल रहा है, प्रेजेंट नंबर के हिसाब से ना। तो देखो यहां से लेके यहां तक जो लाइन है, ये तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के देगी, और ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी, है ना, वो आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमको गिवन है कि रेट ऑफ
ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल को अपन ऐसे वाले साइन से डिनोट कराते हैं ना, रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, नंबर प्रेजेंट। तो एक बार के लिए काम करते हैं, देखो वो नंबर कितना हो जाएगा, वो अभी 1 लाख है, वो कितना हो जाएगा यही तो हमको पता करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 10 साल बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अभी 1,000 रुपए कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन था। तो वो सेम टू सेम है कि अभी 1 लाख है आपका बैक्टीरिया काउंट, वो जो है 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, जो भी है, क्या फिर आर्स पूछ लिया आपसे ना, क्या क्वेश्चन क्या है एक बार देखो। हाँ, 2 लाख भाई, 1 लाख अभी, 1 लाख से 2 लाख कितने घंटे में आ जाएगा ना। तो इस नंबर को कुछ मानना पड़ेगा, जैसे प्रिंसिपल को तो हमने पी मान लिया था, तो इस नंबर को लेटर से मैं एक्स मान लेता हूँ। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो प्रोपोर्शनल है उससे ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट द बैक्टीरिया काउंट बी एक्स, है ना, लेट द बैक्टीरिया काउंट बी एक्स, लेट द प्रेजेंट बैक्टीरिया काउंट बी एक्स। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट बैक्टीरिया काउंट एक्स क्यू ले रहे हो, तो 1 लाख दी गिवन तो है। तो बेटा वो 1 लाख तो पर्टिकुलर वैल्यू है, वो अपने को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने में हेल्प करेगी। जैसे पिछले क्वेश्चंस में वो पर्टिकुलर वैल्यू 1,000 थी, इसमें 100 थी, लेकिन फिर भी अपन ने प्रिंसिपल को तो पी माना ना, 100 या 1,000 थोड़ा ना माना। तो वो नंबर बैक्टीरिया काउंट को आप और कुछ लेटर से डिनोट करना चाहो, बी से, सी से, आपकी इच्छा, नहीं तो मैंने तो एक्स मान लिया ना। लेट द प्रेजेंट बैक्टीरिया काउंट बी एक्स, भाई अभी एक एक्स बैक्टीरिया, एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। अब जो चीज बढ़ रही है, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो है इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एक्स, है ना, नंबर प्रेजेंट, प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, एक्स। तो इसको मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो डी एक्स, भाई एक्स को बदलने है ना, डिवाइडेड बाई डी टी। देखो क्यों लिखा है ऐसा मैंने, ध्यान से देखना, डी बाई डी टी, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू मैं क्या कर रहा हूँ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल को भी अपन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ग्रो कर रहे थे, तो ये बैक्टीरिया भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम ग्रो हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट कितना है, जैसे वहां पे प्रेजेंट था पी, प्रेजेंट क्या था पी, भाई किसकी रेट ऑफ चेंज बता रहे हो आप, प्रिंसिपल की बता रहे हो, तो यहाँ किसकी बता रहे हो आप, बैक्टीरिया काउंट की बता रहे हो। बैक्टीरिया काउंट को क्या मान लिया आपने, एक्स, तो ये एक तरीके से डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, एंड इट इज इक्वल टू वॉट, इट इज प्रोपोर्शनल टू, इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, प्रेजेंट नंबर कितना है वही एक्स, प्रेजेंट नंबर कितना है वही एक्स, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो देखो कभी भी अपन ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और उसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो अगली वाली चीज किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है। ये आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा, जैसे सपोज करो मैं लिखता हूँ ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी इंटू के। ये प्रोपोर्शनल साइन जैसे इक्वल टू में चेंज होगा तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लीकेशन चाहिए होगा, तो इसको उस फॉर्म में चेंज करें तो इट विल बी लाइक डी एक्स बाई डी टी, एक प्रोपोर्शनल का साइन हो जाएगा इक्वल टू, और के एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा के एक्स। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेमिंग का काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब वही सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, तो डी एक्स के नीचे एक्स और के डी टी, है ना, के डी टी लगा दो, सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड ऑल्सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे भैया। क्यों, क्योंकि देखो एक तो है हमारा के, और एक अभी सी और निकल के आएगा ना, और टी और एक्स मेरे वेरिएबल्स है ना, तो इट विल बी लाइक लॉग मॉडुलस एक्स और के डी टी, तो के तो कांस्टेंट है और डी टी का डेरिवेटिव इंटीग्रल टी, और सब कुछ हो चुका है तो प्लस सी। अब ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है ना, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। इस जनरल सॉल्यूशन में, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, इस जनरल सॉल्यूशन में ये तो है वेरिएबल, ये भी है वेरिएबल, है ना, ये दोनों तो है वेरिएबल्स और ये दोनों है कांस्टेंट जिसको आपको रिमूव करना है। इसके आगे चाहो तो लिख भी सकते हो, इज द जनरल सॉल्यूशन एंड इक्वेशन नंबर 1, is the general solution and equation number 1, क्लास ले 5 मिनट लगे, हाँ, is the general solution and also equation number 1, equation number 1, ठीक है। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो इन हाउ मेनी आवर्स विल काउंट रीच 2 लाख, तो अभी इनिशियल बैक्टीरिया है 1 लाख, तो ऑल्सो ऑल्सो इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, उसको एलिमिनेट करते हैं। नाउ इट इज ऑल्सो गिवन दैट, गिवन दैट कि व्हेन 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 टी इक्वल टू जीरो, जब इनिशियल इनिशियल बैक्टीरिया काउंट अगर 1 लाख है तो टी इक्वल टू जीरो, और एक्स यानी कि वही बैक्टीरिया काउंट कितना 1 लाख, ठीक है ना।
तो और उसके बाद फिर वो 2 घंटे में 10% बढ़ जाता है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, 2 घंटे देखो, एक तो इंफॉर्मेशन यहां से है और एक इंफॉर्मेशन है कि 2 घंटे, यानी टी जब 2 आवर्स हो जाता है तो 10% बढ़ा के आपको लिखना है ना। तो वेन टी इक्वल टू 2, वैन टी इक्वल टू 2, तो 2 घंटे बाद वो पिछले का 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 1 लाख का 10% बढ़ जाएगा ना, तो 1,10,000 हो जाएगा, मानते हो? मतलब 1 लाख का 110% हो जाएगा, समझते हो? क्योंकि 110% क्यों किया, अरे 10% तो बढ़ रहा है ना, तो 1 लाख तो है ही सही, 10% और बढ़ गया, तो 100% तो है ही सही, 10% और बढ़ गया, तो पिछले का 110% हो गया। तो ये कुल मिला के कैसे भी कैलकुलेट करो तो ये 1,10,000 हो जाएगा, या तो 10% निकाल के फिर जोड़ो 1 लाख में, और नहीं तो सीधे 110% निकाल लो। ठीक है, तो ये आ गए आपके दो इंफॉर्मेशन जो आपके दो आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके पुटअप करते हैं। नाउ पुटिंग, पहले वाले को पुटअप करते हैं। नाउ पुटिंग टी कॉमा एक्स इक्वल टू 0,1 लाख इन इक्वेशन वन। उसको इक्वेशन वन काउंट कर लिया था क्या अपन ने, लिख दिया था क्या? वी गेट हाँ लिख लिया था। वी गेट, तो लॉग मॉडुलस एक्स है हमारे पास, तो लॉग मॉडुलस एक्स की जगह तो 1 लाख, 2, 3, 4, 5 इक्वल टू आ रहा है के टी प्लस सी, है ना। तो के तो एज इट इज रहेगा, के को तो एलिमिनेट करना है, और टी की वैल्यू है 0 प्लस सी। तो देखो ये के इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्लियर हो गई, इंप्लाइज सी इक्वल टू लॉग मॉडुलस 1 लाख। अब एक बार इसको लॉग मॉडुलस 1 लाख ही रहने दो, क्योंकि पिछली बार भी हमने करके देखा था, हमने इसको चेंज कर दिया, फिर वापस चेंज करने की जरूरत पड़ी है ना। तो एक बार लॉग 1 लाख ही रहने दो, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में चेंज करेंगे। अगेन अगेन पुटिंग, अब सेकंड वाला पैरामीटर पुटअप करो, और उसमें फिर सी की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज है, तो वो सी की वैल्यू पुटअप करो, है ना। अगेन पुटिंग अगेन पुटिंग टी कॉमा एक्स इक्वल टू टी 2 आवर्स, और एक्स क्या, 2 लाख हो गया ना, 2 घंटे में 2 लाख हो गया, डबल हो गया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 2,2 लाख, नहीं 2 लाख नहीं, सॉरी 1,10,000, 2 लाख तो पता करना है, सॉरी 2 लाख का तो मुझे पता करना है कि 2 लाख होगा कब, वो तो लास्ट क्वेश्चन है ना। 2,1,10,000, 2 घंटे में वो 10% बढ़ के 1,10,000 हो चुका। ठीक है, एंड साथ में सी की वैल्यू जो गिवन है, लॉग मॉडुलस 1 लाख। वैसे तो उसमें मॉड्यूल्स लगाने की जरूरत नहीं है, पर अब एक ट्रेंड बना लिया है अपन ने, है ना, तो ठीक है चलने दो उसको। एक तो ये पुटअप करना है, ये पुटअप करना है इन इक्वेशन वन। वी गेट वी गेट ठीक है, तो इक्वेशन वन में क्या क्या चीजें आ चुकी है देखो। इक्वेशन वन आ जाओ शुरू से वापस, लॉग मॉडुलस एक्स, तो एक्स की जगह 1,10,000, यानी लॉग मॉडुलस 1,10,000 इक्वल टू के टी प्लस सी, तो के इंटू टी की वैल्यू 2 प्लस सी की वैल्यू ये लॉग मॉडुलस 1,10,000। ठीक है, चलो तो लॉग लॉग को एक साथ ले जाओ देखो। अच्छा इधर भी लॉग, नहीं इधर लॉग 1 लाख आया था क्या, इधर लॉग 1 लाख आया था, सॉरी इधर तो लॉग 1 लाख ही आया था। मैं सेम कैसे आ सकता है दोनों जगह, सी की वैल्यू लॉग 1 लाख ही आई थी ना। ठीक है, तो अब लॉग लॉग एक साथ लेके जाएं तो लॉग 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी से। लॉग 1,10,000 डिवाइडेड बाय लॉग, मतलब डिवाइडेड बाय 1 लाख, है ना, लॉग तो कॉमन है ही, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2K। तो ये गया, तो इट विल बी लाइक लॉग 1.1, और उसकी वैल्यू 100% गिवन होगी, टू द बेस ही इक्वल टू 2K। तो K की वैल्यू हो जाती है 1/2, 1/2 लॉग 1.1 टू द बेस ही। देखो लॉग 1.1 की वैल्यू नहीं गिवन है, तो फिर इसका आंसर लॉग के फॉर्म में आएगा, नहीं गिवन है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी वैसे फाइनल आंसर बाकी है। ये तो के की वैल्यू आई, तो अब के की वैल्यू भी पुटअप करके मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालता हूँ। तो नाउ पुटिंग के और सी दोनों की वैल्यू पुटअप करते हैं एक बार। नाउ पुटिंग के की वैल्यू तो क्या आई, 1/2 लॉग 1.1 टू द बेस ही, है ना, ये तो है के की वैल्यू, एंड सी की पहले आ चुकी है, एंड सी इक्वल टू क्या आई थी सी की, लॉग 1 लाख, है ना, लॉग 1 लाख, 2, 3, 4, 5 टू द बेस ई। ठीक है, इन इक्वेशन वन, और ये मेरे फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वी गेट सो फाइनली मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन रेडी है। ये हो जाता है, क्या था,
इक्वेशन जनरल सोल्यूशन क्या था, लॉग मॉडुलस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। तो लॉग मॉडुलस एक्स इक्वल टू के, यानी के की वैल्यू आ गई ना, के की वैल्यू आ गई 1/2 लॉग 1.1 टू द बेस ई, ठीक है ना, इंटू टी प्लस सी की वैल्यू आ गई लॉग 1 लाख 1 2 3 4 5 टू द बेस ई, ठीक है। अब ये मेरा एक तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ चुका है। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझसे वो पूछ रहा है कि ये कब 2 लाख हो जाएगा, तो मैं एक्स की जगह 2 लाख डाल दूंगा और वहां से टी की वैल्यू निकाल लूंगा, वही मेरा फाइनल आंसर होगा ना। दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज अवर पर्टिकुलर। ज्यादा ज्यादा आप देखो लोग को और इधर ले आओ और थोड़ा सा पर्टिकुलर कर देते हैं, चलो है ना, और थोड़ा सा पर्टिकुलर करते हैं। चलो ट्राई करते हैं और थोड़ा सा पर्टिकुलर करते हैं इसको, तो इट विल बी लाइक लॉग एक्स डिवाइडेड बाय 1 लाख हो जाएगा 3 4 5 इक्वल टू, इधर आ जाता है हाफ लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स करके इस लॉग लॉग को हटा सकते हैं। देखो कैसे, हाफ को अंदर ले जाओ, एक काम करो, 1.1 का रूट हो जाएगा ये ना, तो लॉग 1.1 का 1 की पावर हाफ हो गई एक तरीके से, ठीक है ना, टू द बेस इधर भी, टू द बेस इधर भी, ये इधर आके माइनस होकर डिवाइड हो गया। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लें तो फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लॉग का काम नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 लाख 1 2 3 4 5 इक्वल टू, यहाँ से भी एंटी लॉग लेते ही लॉग खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1.1 की पावर 1/2, ठीक है। तो इट विल बी लाइक एक्स, टी कहाँ गया टी, सॉरी, इंटू टी भी तो रहा, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड से काम नहीं चलेगा क्योंकि टी भी है हमारे पास यहाँ पे, यस दिस इज द प्रॉब्लम। ई की पावर टी आ जाएगा नहीं तो फिर, है ना। हम्म, तो डू वन थिंग, इसको टेकिंग एंटी लॉग मतलब इसी को पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, इसके आगे टी भी लिखो। इसके आगे टी भी लिख दो, इनटू टी, इनटू टी, दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आपसे पूछा है कि वो बैक्टीरिया काउंट जो है कब, कितने घंटे में 2 लाख पहुंच जाएगा ना, तो है ना, एक्स की वैल्यू 2 लाख कब हो जाएगी आपसे पूछा है, टी की वैल्यू पूछी, मतलब एक्स 2 लाख होगा तो टी क्या होगा ना। तो नाउ पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 लाख, एक्स इक्वल टू 2 लाख इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी गेट, इट विल बी लाइक लॉग एक्स की जगह तो 2 लाख डाल ही दिया, 2 3 4 5, नीचे 1 लाख है ही सही, टू द बेस ई चल ही रहा है, टू द बेस ई तो चल ही रहा है, और इधर क्या आया था, एक बार के लिए वैसे लिख लो, लॉग टू द बेस ई 1.1 की पावर 1/2 इंटू टी, तो यहाँ से टी की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो ये जीरो सारे कट गए, तो एक तरीके से लॉग 2 बच गया यहाँ पे, इम्प्लाइज लॉग 2 टू द बेस ई, राइट, और ये इसके आगे यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, लॉग ई, log 2 to the base e एंड log 1.1 की पावर 1/2 टू द बेस ई, तो ये आएगी टी की वैल्यू, बट ये सॉल्व क्यों नहीं हुई, एक्स्ट्रा वैल्यू दी हुई होनी चाहिए, लेट मी चेक द आंसर। तो बच्चों ये आंसर वैसे फाइनल है, ये सही है आंसर हमारा, पीछे जो एनसीईआरटी की है उसमें कुछ अलग फॉर्म में दिया हुआ है, तो फॉर्म में बता देता हूँ, वहां तक अगर आपको पहुंचना है तो कैसे करेंगे, देखो टी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वैसे तो ये करेक्ट आंसर है, आप लिख सकते हो टी की वैल्यू जो आपने लिखी है, देखो लॉग 2 टू द बेस ई तो चल ही रहा है ऊपर, है ना, ये 1/2 की पावर एक बार वापस नीचे ले आया ये, है ना, ये इधर ले आया, तो ये क्या बन गया आपका 1/2 लॉग, और 1.1 को लिखा हुआ है 11/10, तो हम भी लिख देते हैं ये लो 11/10 टू द बेस ही। अब ये 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 1/2 जो है इसका ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 log 2, ये हो जाएगा 2 log 2 टू द बेस ई, और नीचे क्या हो जाएगा log 11/10 टू द बेस ई, ठीक है ना। अब ये 2 जो है ये पावर यहाँ पे लग जाएगी, देखो वहां पे 1/2 पावर अच्छी नहीं लग रही थी रूट, तो वो उतार के ऊपर चढ़ा के फिर इस पे लगाइए, समझ गए, इससे तो उतार ली,
फिर ऊपर चढ़ा दी, फिर इधर ले गई। ठीक है, इस तरीके से पीछे फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो फाइनल आंसर जो आपके बुक में पीछे दिया हुआ है वो है log 4 टू द बेस ई डिवाइडेड बाय log 11/10, log 11/10 टू द बेस ई। दिस इज अवर फाइनल, दिस मच ऑफ ईयर्स। तो इतने घंटे, इतने ईयर्स नहीं सॉरी आवर्स, इतने घंटों में वो 1 लाख का 2 लाख होने वाला है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा। इफ यू फील एनी डाउट तो यू कैन कम टू मी टू आस्क, और यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, देखो यहाँ पे गलती मत करना कि लॉग, वैसे तो देखो पीछे आंसर में ई भी नहीं दिया हुआ है ना, बेस ई भी नहीं दिया हुआ है, इसको भी हटा दूं चाहे से ना। नहीं दिया हुआ होता है तो भी मानते हैं कि अपन नेचुरल लॉग ई ही मानते हैं उसको, कॉमन नहीं मानते हैं ना। कल आज सुबह वाली क्लास में अपन वो वर्ड याद नहीं आ रहा था ना, कॉमन बोलते हैं। एक तो होता है नेचुरल लॉग और एक था कॉमन लॉग। कॉमन लॉग में क्या होता है, बेस 10 होता है, नेचुरल लॉग में बेस ई आता है ना। तो ये अगर कुछ भी नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हम नेचुरल मानेंगे। ठीक है, तो देखो हाँ क्या कह रहे थे, ये गलती मत कर देना कि लॉग लॉग ए की लॉग लगा के और 4/11/10 अलग कर दो, नहीं गलत हो जाएगा। लॉग ए बाय लॉग बी को आप लॉग ए बाय लॉग बी ही लिखोगे, इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे लॉग ए बाय बी। लॉग ए बाय बी किसको लिखोगे, लॉग ए माइनस लॉग बी को लिखोगे, लॉग ए माइनस लॉग बी को लिखोगे। ठीक है, तो ऊपर जब मैं, ऊपर से देखो जब मैं इसको इधर लेके आया था तो वो इधर इसके नीचे डिवाइड हुआ था ना कि माइनस हुआ था। कहाँ, देखो यहाँ, ये जो चीज है, ये जो चीज है ये इसके नीचे डिवाइड हुई थी। अगर ये माइनस होती, अगर ये वहां पे माइनस होती तो हम क्या करते, इसको डिवाइड कराते हैं। ठीक है ना, तो फुली समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन और है, वो तो इजी सा ही है, फटाफट से देख लो उसको फिर खत्म करते हैं। अ, क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज व्हाट, चलो जल्दी से बताओ। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स हमको गिवन है, सेपरेट करो वेरिएबल्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई है, तो उसको अलग अलग कर दें, तो ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई। भाई बेस अगर सेम होते हैं तो ये तो पावर जुड़ती है। अब देखो ई टू द पावर एक्स तो उधर नहीं, ई टू द पावर तो इधर ले आओ, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो इट विल बी लाइक डी वाई डिवाइडेड बाई ई टू द पावर वाई, और डी एक्स को उधर ले जाओ तो ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलो नाउ पुटिंग एन इंटीग्रल साइन वी विल गेट व्हाट। तो यहाँ से हो जाएगा सेपरेटिंग वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स विल गेट लॉग मॉडुलस ई टू द पावर वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स ही होता है एंड प्लस सी, दैट्स इट। ओके, नाउ व्हाट। अच्छा यहाँ पे ई टू द पावर वाई के नीचे लॉग आया और इधर कोई भी आंसर ऐसा मैच नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। अगर मैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स ले लेता हूँ तो ये तो हो जाता है ई टू द पावर वाई, वो हो जाता है, इसको भी लॉग सी ले लें लेट से, तो वो भी हो जाता है सी। लेकिन ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स में टेकिंग एंटी लॉग ऑन तो एक्स रह जाएगा। हम्म, 1 सेकेंड, इधर के ऑप्शंस क्या हैं। देखो बेटा यहाँ पे बहुत जल्दीबाजी में बहुत ही सिली सी चीज कर दी। ये e टू द पावर y है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह इंटीग्रेट होगा, हमने इसको अलजेब्रिक फंक्शन की तरह इंटीग्रेट कर दिया है। x थोड़ी ना कि log मॉडुलस x हो जाएगा, इसको हम ट्रीट करेंगे लाइक दिस, e टू द पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू, इधर तो है जो है e टू द पावर x dx। अब करो, तो e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रल चाहिए, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस वाई का इंटीग्रल, यानी e टू द पावर वाई माइनस वाई तो होगा ही होगा, माइनस उनसे डिवाइड कराएंगे, दैट मीन्स माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा e टू द पावर x और फिर लास्ट में क्या जाएगा प्लस सी, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इससे मिलता जुलता ऑप्शन देखो, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और सी उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात यह है कि हमारे ये दोनों टर्म्स किस फॉर्म में रहती हैं, कौन सी दोनों टर्म्स, ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर, तो ये ई टू द पावर एक्स और ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ई टू द पावर वाई इक्वल टू सी। सी वैसे वो माइनस सी हो चुका है, लेकिन माइनस सी को भी अपन अगले स्टेप में ए लिख सकते हैं ना, तो या फिर सी लिख दो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इजंट इट। 1 सेकेंड, ये माइनस ई टू द पावर माइनस वाई है, तो ई टू द पावर माइनस, ये वाई का माइनस गलत कर दिया हमने, देखो 1 सेकेंड, देखो वापस से डिफरेंशिएट करके देखा तो वो चीज़ नहीं आ रही है, दैट मीन्स
बस हाँ 2 मिनट की। हाँ अभी उसकी फीस देखी कितनी है, 1 लाख की? अभी देखता हूँ। लाइव चल रही है, आधे कौड़ी चल रही है? लाइफ 11। 12th। ओके लेट्स सी। देखो माइनस ई टू द पावर माइनस वाई है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस को चलो मैं इधर ले आऊंगा, लेकिन ये ऊपर की पावर माइनस वाई तो पावर की माइनस वाई ही रहेगी ना। तो ये गलती कर दी ना हमने यहाँ पे। देखो ई टू द पावर एक्स तो ठीक है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा वो भी ठीक है, लेकिन ये माइनस वाई होगा यहाँ पे प्लस सी। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ई टू द पावर एक्स, ये गलत हो जाएगा। e to the power x plus e to the power minus y इक्वल टू सी, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ए। अब देखो आप इसको वापस डिफरेंशिएट करो, वो चीज बनती है कि नहीं बनती। देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस y का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस y, बनेगा नहीं बनेगा, देखो बनेगा ना। इक्वल एंड डी वाई बाई डी एक्स भी होगा ना, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो ये माइनस लेटर से उधर चला गया, तो ई टू द पावर एक्स उधर जाके प्लस हो गया, ई टू द पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर माइनस वाई, और ये जब ऊपर आएगा तो माइनस वाई का प्लस वाई, तो ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर वाई, यानी कि ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो वो इक्वेशन अगर वापस बन गई, दैट मीन्स हमारा आंसर ये वाला करेक्ट। गलती क्या करी हमने, देखो माइनस का ये वाला माइनस तो उधर आगे प्लस हो जाएगा, लेकिन ऊपर पावर माइनस तो माइनस ही रहेगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप बाद में पूछ लेना। ओके चलो, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे तो होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशंस करनी है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।